हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 1 के असाइनमेंट के थर्ड क्लास में हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो आप लोग देख सकते हो अपने अपने असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। फॉर टू ऑब्जर्वेशंस ए एंड बी में दे रखा है फॉर टू ऑब्जर्वेशंस ए एंड बी। तो फॉर ए एंड बी two observations show that standard deviation is half the distance between them। तो मुझे बताओ कि दो का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो x में है क्या हमारे पास a और b। तो समेशन ऑफ x कितना आ गया a प्लस बी और x स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर और समेशन ऑफ x स्क्वायर कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन्होंने कहा प्रूव दैट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। कुछ नहीं पढ़ाया बच्चे अभी मैंने 8-10 पे मैंने प्रॉमिस किया हुआ है आपका स्टार्ट करने का। तो अभी जस्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 ही बस मैंने स्टार्ट किया है। हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन है ए एंड बी और हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फिर प्रूव करना है कि उसके डिस्टेंस का हाफ होगा। डिस्टेंस का हाफ तो बाद में प्रूव करेंगे, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो x के लिए समेशन x ये हो गया, एक्स स्क्वायर के लिए समेशन ये हो गया। अब दोनों को पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एन। एन कितना था 2, एन कितना था 2 माइनस समेशन एक्स यानी ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये अंदर ही अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर बाई 4 हो गया ना। एक मिनट ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ab आएगा तो 2ab और नीचे का 4 2ab अपॉन 4। तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 तो बच जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। बी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 तो बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए बी अपॉन 2। अब अगर आप इसको अंडर रूट करोगे दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 अगर एलसीएम ले लिया तो दिस इज रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। और जब रूट हटाएंगे तो मॉड लग जाएगा a माइनस बी अपॉन 4। ये बच्चे बात आप समझ लो कि एक्स स्क्वायर अगर करेंगे कैसे आएगा। यहाँ ये दोनों प्लस में और बाहर में जो माइनस लगा हुआ है तो दिस तीनों नेगेटिव हो जाएगा ना। ये बच्चे आप बात जान लो कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर होता है तो मॉड एक्स ही लिख देते हैं हम लोग। क्या लिख देते हैं? मॉड एक्स। तो मॉड ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? और बाहर में 4 जो निकला अंडर रूट के बाहर तो वो हो गया 2। दिस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया बच्चे। कुछ नहीं, अगर आप भी करते ना तो लास्ट में जब यहाँ तक पहुँचते तो दिमाग आपका काम करना शुरू कर देता कि हमारा जो आया है हाफ ऑफ ए माइनस बी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तब आप इसको कुछ ना कुछ बना करके लिख ही देते। हाँ लेकिन मॉड ही लिखना चाहिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर ये आपके दिमाग में नहीं आता। ये बात अब आप लोग दिमाग में सेट कर लो कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर को अगर हम बाहर लिखेंगे तो प्लस लिखे या माइनस लिखे, इसलिए मॉड एक्स ही लिख देते हैं। ठीक है। और फिर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो बच्चे हम लोगों ने प्रूफ में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 हमने प्रूफ में किया हुआ है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, हेंस डिड्यूस द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हुआ है ना, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1/2। ये आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में। और मीन इज इक्वल टू निकाला था हम लोगों ने n प्लस 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास x में है 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10।
तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10। इसमें कंडीशन क्या होती है कि पूरे नेचुरल नंबर होने चाहिए और बीच का कोई नंबर गायब नहीं होना चाहिए। देखो 1 से शुरू की तो पूरा 10 तक गए, ये नहीं कि बीच में से एक नंबर मिस हो गया। अगर नंबर मिस हो जाएगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कॉन्जिक्यूटिव एन नेचुरल नंबर्स के लिए ही लगता है। जो पूरे एन नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हीं के लिए लगता है, बीच से कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू 10 है हमारे पास, तो मीन कितना आ जाएगा 10 प्लस 1/2 11/2 यानी कि 5.5। और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम n की जगह क्या डाल देंगे 10 यानी 10 स्क्वायर माइनस 1/2, 100 माइनस 1 99/2 रूट अंडर। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, The mean and standard deviation of 10 observations are known to be, यानी n is equal to 10 है, मीन कितना है 17, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है 33। Later it is found that one observation 26 is inaccurate and is removed। 26 को हटाना है बच्चे, को क्या करना है रिमूव्ड, इसको हटाना है 26 को। व्हाट इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिमेनिंग, तो अब तो आप लोग कर लोगे, ये रिमूवल का केस है। पहले ओल्ड समेशन x निकालोगे, ये हो जाएगा n इंटू एक्स मीन, डॉट लगा, कितना हो जाएगा 10 इंटू 17 170। तो न्यू समेशन x कितना आ जाएगा बताओ, न्यू समेशन x कितना आ जाएगा 170 माइनस 26, और कुछ ऐड नहीं करना, ये रिमूवल का केस है, एक डेटा कम हो गया और हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 9 हो गया। तो ये हो गया नया समेशन x, तो न्यू मीन भी निकल जाएगा, न्यू मीन इज इक्वल टू 170 माइनस 26/9। उसके बाद से ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन से निकलेगा रूट अंडर समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड अपॉन 10 माइनस मीन ओल्ड का होल स्क्वायर। यहाँ से आप क्या निकालोगे समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड, फिर समेशन एक्स स्क्वायर न्यू के लिए क्या करोगे समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड जो आई रहेगी उसमें से माइनस कर दोगे 26 का स्क्वायर, और अब नया n कितना ले लोगे 9, और आप वैल्यू निकाल दोगे किसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की। समझ में आ रही है बात या नहीं। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, The test scores of a sample of 100 students have a symmetric mounded distribution with a mean score of, mean है कितना 570, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 70 और n कितना है 100। What percent of scores are between 430 and 710। बच्चे ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से 430 और 710। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी याद है कि अगर बीच में मीन है, थोड़ा सा आगे गए मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बीच में कितना कवर अप होता है 95% डेटा। फिर मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बीच में कितना कवर अप होता है 97 पॉइंट समथिंग 45 या कुछ इसी तरीके से 97% डेटा। और मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में कितना डेटा कवर होता है 99%, 99 पॉइंट होता है 73, इतना परसेंट डेटा। तो इन्होंने जो 430 दे रखा हमें पहचानना है कि ये कौन से, ये वाला रीजन है या ये वाला इंटरवल है या ये वाला इंटरवल है, इंटरवल हमें पहचानना है। तो मुझे ये बताओ कि 570 से 430 कितना पीछे है और 710 गैप बताओ मुझे, कैलकुलेटर है माइनस करके देखो 570 माइनस 430, 570 माइनस 430 इज इक्वल टू, ये है गैप 140, ये भी जरूर 140 ही होगा, हाँ 140 ही है। और 140 कितना टाइम है स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी ये गैप हो गया 2 स्टैंडर्ड डेविएशन
और ये गैप हो गया 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मुझे बताओ कितना परसेंटेज डेटा इसमें लाई करेगा? 97%। ठीक है, 2 टाइम्स है ना स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 97% लाई करेगा। बच्चे आप लोग इसको सही कर लेंगे, 97% वाला हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन है। उसी तरीके से जो दूसरा इंटरवल हमें दे रखा है 360 780 और बीच में मीन कितना है 570, इससे गैप देखो गैप कितना है, 570 से कितना पीछे आना पड़ रहा है, 570 माइनस 360 इज इक्वल टू 210 और फिर 780 माइनस 570 इक्वल टू 210। 210 जो है ये 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये है 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो यहाँ पर परसेंटेज हो गया बच्चे 99.73%। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन देख लेंगे टॉपिक, तो आपको पता लग जाएगा। The means of two sample sizes are this and standard obtain the standard deviation of sample combining, यानी combined mean निकालना है बच्चे। दो सैंपल साइज है, एक है 50, एक है n2 इज इक्वल टू 100। इसका मीन है x1 बार है 54.1, x2 बार है कितना, x2 बार है 50.3 and the standard deviation is 8 and here standard deviation is 7. Obtain the standard deviation of the sample of 150 taken together. तो n कितना हो गया बताना, n1 प्लस n2 यानी कि 150। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए आपको पता है ना, पहले हम लोग कंबाइंड मीन निकालेंगे n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 से, ये सब आपको आता है बच्चे। उसके बाद से d1 निकालेंगे, d1 क्या हो जाता है, x कंबाइंड मीन से फर्स्ट का डिफरेंस, मॉड में इसलिए कौन सा पहले और कौन सा बाद में से कोई फर्क नहीं पड़ता। d2 निकालेंगे कंबाइंड मीन से सेकंड मीन का डिफरेंस। उसके बाद से कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, किसी को याद है? n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। ठीक है, ये हो गया हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला। अब हर चीज़ आपके पास है, बस ये d1 और d2 जो है, d1 और d2 ये हम लोगों ने निकालना सीख लिया है, तो ये कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो एक पूरा पूरा क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आप कॉन्सेप्ट की वीडियोस में देख सकते हो। नेक्स्ट है 19 के बाद 20, फाइंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और कंबाइंड, इस तरीके से डेटा हमें दिया हुआ है। 56 113, दिस इज क्वेश्चन मार्क 7 क्वेश्चन मार्क, 90 क्वेश्चन मार्क 115, टोटल इज 200, 7.746 116। मिसिंग डेटा हमें निकालना है बच्चे, यानी यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है। तो आप इसको मान लो कुछ अल्फा बीटा गामा। अब मुझे बताओ, तीनों नंबर का टोटल है 200, तो 50 प्लस अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू 200। अल्फा इज इक्वल टू कितना, नहीं, अर्चिता, चित्त स्वरूप, ऋतिक और साक्षी सब हैं। अल्फा इज इक्वल टू 200 माइनस 140 60, हो सकता है लिंक वगैरह दूसरा होगा, बोल दीजिए। ये आ गया बच्चे अननोन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता लगाना है, तो ध्यान से देखें। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है, पहले कंबाइन इसका मीन पता लगा लें, इसका मीन, तब स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाएंगे। x1 2 3 इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार
अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3, n1 x1 बार यानी 113 इंटू 50, ये दिख रहा है ना, ये दोनों, फिर ये दोनों आएंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा निकाल लिया है तो 60 इंटू बीटा प्लस 90 इंटू 115 अपॉन में क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 जो कि है 200, और कंबाइंड मीन कितना है 116। तो यहाँ से आप निकाल लोगे बच्चे कंबाइंड मीन निकाल लोगे, एंड कंबाइंड मीन विल बी 120। अब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बीटा जो है, बीटा जो है वो हो जाएगा 1, यस, अरे कैसे कर सकते हो प्लस प्लस नहीं, तब तो आप ये कह रहे हो कि कंबाइंड मीन का फॉर्मूला मैम ये हो गया x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि तीनों का सम कर देंगे तो कंबाइंड मीन आ जाएगा। कंबाइंड मीन अलग तरीके से निकलता है ना, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन में देखो, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए d1 निकालना पड़ेगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, d1 d2 d3। d1 के लिए कंबाइंड मीन से फर्स्ट का डिफरेंस, d2 के लिए कंबाइंड मीन से सेकंड का डिफरेंस, d3 के लिए कंबाइंड मीन से, सॉरी, x3 बार का डिफरेंस। कंबाइंड मीन तो हमें पता है ना कितना था, 116। फर्स्ट मीन कितना था, फर्स्ट मीन कितना था 50। वही d2 आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 116 माइनस x2 बार कितना है, 3 है, नहीं, बार हम लोगों ने निकाल रखा है, बीटा, बीटा ही तो था ना x2 बार 120, ठीक है 120, और d3 जब निकालेंगे तो 116 माइनस x3 बार, x3 बार इज हाउ मच 115, तो ये कितना आ गया, 116 माइनस 50 कितना हो गया, 50 और 66, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 1। उसके बाद से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है बच्चे, रूट अंडर n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n3 सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर प्लस n3 d3 स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3। अब देखो इसमें से आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, कहोगे मैम कहाँ है, ये रहा 7.746 इज व्हाट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, और तीसरा तो हमें निकालना है गामा, 6 7 और गामा, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और बस इसमें एक ही अननोन है वो ये है, दिस विल बी गामा का स्क्वायर, बाकी सब आपको पता, अभी d1 d2 d3 निकाला, सबको पुट करेंगे तो गामा निकल जाएगा, क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 पे। कमेंट ऑन द फॉलोइंग फॉर अ सेट ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, मीन इज 5, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, CV इज 60%। ये जब भी कमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाना कि ये सही है या गलत है, ये चेक करने को कह रहे हैं। CV का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 है, मीन अगर 5 है, देखो तो जरा कितना आना है, तो CV तो 40% होना चाहिए, यहाँ क्या दे रखा है 60%, तो लिख देंगे CV कैन नॉट बी 60%, तो द गिवन डेटा इज रॉन्ग, यही कमेंट हमें करना था। तो गिवन डेटा इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता
कि इस मीन और इस स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ सीवी इतना है, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। देयर आर 3 बैट्समैन, विजय, सुभाष एंड कुमार। तीनों का, विजय, सुभाष एंड कुमार, मीन दे रखा है तीनों का 50, 48, 12। स्टैंडर्ड डिविएशन मुस्कान आई है 15, 12, 2। इतना दे रखा है बच्चे हमें। हु इज मोर कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट के लिए मैंने क्या कहा था आपको, क्या निकालना चाहिए, किसी को याद है? कंसिस्टेंट के लिए क्या करना चाहिए? यार ऐसे कैसे चुप हो जाते हो आप लोग? सीवी निकालना चाहिए ना, तो यहाँ सीवी निकालेंगे। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इंटू 100। तो यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन है 15/50 इंटू 100। मेरी आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही है? अरे क्लास आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए उसके लिए पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। क्या हो गया? 2/12 इंटू 100, उसे ये गया 6, 6 से करेंगे 1, 4, 6, 6 जा 36, 66%। उन्होंने मोर, विच इज मोर कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंट के लिए बच्चे सीवी सबसे कम होनी चाहिए या सीवी सबसे ज्यादा होनी चाहिए? सबसे कम होनी चाहिए। तो लिखेंगे सिंस कुमार हैज मिनिमम सीवी, सिंस कुमार हैज मिनिमम सीवी तो इज मोस्ट कंसिस्टेंट। तो तीनों बैट्समैन में कुमार जो है ये कंसिस्टेंट होगा। तो अगर शुरुआत में मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा रन बनाने हैं, तो शुरुआत के ओवर्स में हम कुमार को भेजेंगे, क्योंकि वो हर ओवर में 6 से 10 रन करीब करीब लाएगा ही लाएगा, मिनिमम 6 रन तो लाएगा ही लाएगा। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉल को खाली नहीं जाने देता, उसका ये होता है कि हर बॉल पे 1-2 1-2 लेते रहे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, CV of two series are 75%, CV1 is 75%, CV2 is 90% and their standard deviation are, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 15, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 18। फाइंड देयर मीन्स, तो मीन नहीं निकल जाएगा, बहुत इजी है। ये निकालना है और ये निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इंटू 100। CV की जगह पे आप 75 डाल दोगे और इधर क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन 15 बाय मीन टू 100। ठीक है, अब 75% है तो नीचे भी 100 लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं, 75 परसेंटेज में है तो वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, x1 बार इज इक्वल टू 15 बाई 75 इन 100, 15 5 जा 5 से गया 20, तो मीन आ गया 20। इसी तरीके से आप यहाँ भी निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 24, if 20 is subtracted from every observation then CV is 20%। मतलब y इज इक्वल टू x माइनस 20 कर दिया। x माइनस 20 का मतलब है हर ऑब्जर्वेशन में से ही 20 माइनस कर दिया, जितनी भी वैल्यूज थी x की सब में से 20 20 20 माइनस कर दिया हम लोगों ने। देन CV इज 20%, तो CV ऑफ y जो है ये है 20%। इफ 40 इज एडेड, अब z अगर हम बना देते हैं 40 इज एडेड, CV इज 10%, यानी x प्लस 40 कर देते हैं तो CV ऑफ z जो है ये आ जाएगा 40%, नहीं सॉरी 10%। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ओरिजिनल डेटा। ठीक है, यहाँ देखो, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ओरिजिनल डेटा। तो मुझे ये बताओ कि y मीन कितना आ जाएगा? x मीन माइनस 20 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना आ जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x।
क्योंकि प्लस और माइनस करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन पे तो फर्क पड़ेगा। z बार विल बी इक्वल टू x बार प्लस 40, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ z इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, क्योंकि प्लस 40 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो तो जरा, सी वी ऑफ वाई इज इक्वल टू 20%, तो 20 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन इंटू 100। एक इक्वेशन मिलेगी हमें, 20x बार माइनस 400 इज इक्वल टू 100 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे में चलेंगे तो ये सी वी है 10, तो 10% इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड कितना हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये आ गया मीन प्लस 40 200, तो यहाँ आ जाएगा 10x बार प्लस 400 इज इक्वल टू 100 स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आप दो अननोन को सॉल्व करके क्या मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकल जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग वी गेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में सॉल्यूशन चाहते हो कि मैम तो सारे क्वेश्चन को बस कर करके बीच बीच में छोड़ दे रही है, तो आप लास्ट ईयर के भी वीडियोस देख सकते हो बच्चे। लास्ट ईयर का भी साथ में डला हुआ होगा, तो आप उस वीडियोस में देखोगे तो उसमें 10 क्लासेस मैंने असाइनमेंट पे लगाई है। और क्योंकि तब चैप्टर 1 में से आते थे 10 मार्क्स के क्वेश्चन, इस बार के आपके सिलेबस में क्या किया है कि चैप्टर 10 में से सिर्फ 1.1 थ्योरी वाला पोर्शन डाला, न्यूमेरिकल वाला सब उड़ा दिया। इसलिए थोड़ा थोड़ा आपका बेस बनाने के लिए जितना मिनिमम जरूरी है उतना हम लोग करके थोड़ा सा फास्ट वे में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम चैप्टर 2 पे लगेंगे। चैप्टर 1 में से तो कुछ आना नहीं है, बहुत बेसिक सा बस डेफिनेशंस वगैरह आना है, लेकिन पढ़ाया है तो मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के भी 4-5 ही क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाफट। ज़्यादा डिटेल में अगर किसी को देखना है कि आंसर क्या है या कैसे सॉल्व आया, तो वो लास्ट ईयर के वीडियो से देख सकते हैं। फॉर अ मेसोकार्टिका मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस से शुरू हो जा रहा है बच्चे। कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है? मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखे बच्चे। फॉर अ मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, मेसोकार्टिक है, मेसोकार्टिक का मतलब कौन सी वैल्यू में गिवन है, बता सकता है कोई? बीटा 2, बीटा 2 है 3। मेसोकार्टिक के लिए याद है ना आपको, जो गया मेसोकार्टिक, हो गया लेप्टोकार्टिक, हो गया प्लैटिकार्टिक। मेसोकार्टिक के लिए बीटा 2 3 होता है, लेप्टोकार्टिक के लिए बीटा 2 क्या होता है, ग्रेटर देन 3 होता है, और प्लैटिकार्टिक के लिए बीटा 2 क्या होता है, लेस देन 3 होता है। इज इक्वल टू 3 मेसोकार्टिक के लिए, इसलिए बीटा 2 3 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिवीजन हमें दिया हुआ है 5। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन, म्यू 4 निकालना है। तो मैंने आपको बता रखा है बीटा 2 इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर, एंड साथ ही साथ बता रखा है कि म्यू 2 का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n, एंड दिस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि कभी कभी म्यू 2 की जगह स्टैंडर्ड डिवीजन दे देते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25। तो बीटा 2 की जगह आपको 3 डाल देना है। म्यू 4 नहीं पता, म्यू 2 स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, तो म्यू 4 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 इंटू 3, जो भी आएगा सॉल्व करके 6 3 जा 18, 1875। दिस इज योर म्यू 4। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ प्लैटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 इज इक्वल टू 2.5। ऑब्वियसली जब प्लैटिकर्टिक है तो लेस देन 3 तो होगा ही, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.8। अभी तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर है 0.8 तो म्यू 2 हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी 0.8 का स्क्वायर यानी 0.64। फाइंड द फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन, यानी म्यू 4 निकालना है। तो फिर से उसी तरीके से बीटा 2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा म्यू 4। बीटा 2 की जगह 2.5, इसकी जगह पे 0.64। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट मोमेंट अबाउट 7, यानी ये म्यू 1 डैश है, अबाउट 7 इज 23,
यानी एज्यूम्ड मीन जो है वो 7 है। डेविएशन से सभी कहाँ से लिए गए हैं? 7 से लिए गए हैं। ये है हमारा 23 इस तरीके से। एंड सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज, यानी V2 इज 1000। V2 का मतलब है अबाउट ओरिजिन यानी x माइनस 0 का स्क्वायर बाई n, यानी सिंपली ये x स्क्वायर बाई n ही है 1000। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। मुझे ये बताओ कि जब आप इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा समेशन x बाई n माइनस 7n बाई n इज इक्वल टू 23, n कैंसिल। एंड व्हाट इज समेशन x बाई n? x बार, तो x बार इज इक्वल टू 23 प्लस 7 30 आ गया। समझ में आई बात सभी को ये या नहीं? फर्स्ट जो होता है म्यू वन डैश, वो हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ x माइनस ए बाई एन। उसको जब समेशन को खोलोगे तो समेशन x और कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है? n, और अपॉन में n तो है ही। पूरा सॉल्व किया तो समेशन x बाई n इज एक्चुअली में x बार, और 7n बाई n क्या हो गया? n कैंसिल, तो 7 बच गया। ठीक है, 7 उधर गया, 23 प्लस 7 बिकेम 30। तो मीन 30 पता लग गया और ये पता लग गया। अब किस बात की देरी है? स्टैंडर्ड डिविएशन पता लग जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। पूरे की वैल्यू 1000 हमें पता है। समेशन एक्स बाई एन की वैल्यू कितनी है? 30, 30 का स्क्वायर, ये हो गया 1000 बच्चे, माइनस 900, 100 आएगा, 100 का अंडर रूट 10। और आपको तो पता है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू टू इज इक्वल टू क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। म्यू टू इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन तो आ गया। अब है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सी वी इज इक्वल टू हो जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100। व्हाट वाज स्टैंडर्ड डिविएशन? 10। मीन कितना है? मीन है 30। 10 बाई 30 इंटू 100, ये गया, दिस इज 33.33%। और हमें फोर्थ मोमेंट निकालना है बच्चे। कुछ दे रखा है फोर्थ मोमेंट के लिए हिंट? मेजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मेजोकर्टिक है तो बीटा 2 कितना ले लेंगे? मेजोकर्टिक में बीटा 2 कितना हो जाएगा? 3। तो बीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर 3 डाल देना है, माइनस म्यू 4। फोर्थ मोमेंट हमें पता लगाना है। म्यू 2 इज 100, 100 का स्क्वायर। देखो ना, म्यू 4 इज इक्वल टू 3 zeros। ठीक है, ये आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4। 4 और 5 इतना ज़्यादा ना करने की ज़रूरत नहीं है। 5 तो खैर हम लोगों ने क्लास में कर रखा है। 5 तो हम लोगों ने क्लास में कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। 5 में क्या है? कॉन्टिन्यूस डेटा है। क्वेश्चन नंबर 4 चलो देख ही लो। फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट जीरो, V1 हमें दे रखा है 1, यानी समेशन x बाई एन, क्योंकि x माइनस 0 का मतलब हो गया समेशन x बाई एन हमें दे रखा है, कितना है? 1। V2 यानी समेशन ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन n, यानी समेशन ऑफ x स्क्वायर बाई n इज गिवन टू बी 7। V3 is equal to summation of x cube by n, and this is given to be 38। V4 summation of x to the power 4 by n equal to 155। compute the moment coefficient of skewness and kurtosis। लेकिन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के लिए तो हमें सेंट्रल वैल्यू तक जाना पड़ेगा। सेंट्रल वैल्यू में म्यू 1 तो हमेशा 0 होता है, म्यू 2 क्या हो जाता है? म्यू 2 हो जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, यानी x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पर आप x की जगह x ही रहने दोगे, माइनस एक्स मीन इज 1 का होल स्क्वायर अपॉन n। अब इसको खोलो तो जरा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई n, 1 का 1 ही आ जाएगा, तो प्लस में n बाई n माइनस 2 समेशन x बाई n। अब सबकी वैल्यू आप पुट करते चलो। समेशन एक्स स्क्वायर बाई n इज 7 प्लस n बाई n इज 1 माइनस, अच्छा समेशन एक्स स्क्वायर बाई n ही पूरा 7 है,
7 + 1 माइनस मीन कितना है 1 -2, तो 7 + 1 8, 8 - 2 is 6। μ3 निकालेंगे तो μ3 विल बी x माइनस x मीन का होल क्यूब बाय n। तो ये हो जाएगा बच्चे समेशन ऑफ x माइनस 1 का होल क्यूब बाय n। अब उसी तरीके से पूरा समेशन आपको खोलना पड़ेगा। समेशन ऑफ x क्यूब -1 -3x² + 3x अपॉन में n। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने। अब समेशन ऑफ x क्यूब बाई n माइनस n बाई n -3 समेशन x² बाई n प्लस 3 समेशन x बाई n। अब देखो बच्चे समेशन x बाई n, अब सब है हमारे पास, x क्यूब बाई n भी है ना 38 -1 -3x² बाई n, x² बाई n इज 7। समेशन x बाई n पहला हो गया 1, ये हो गया 38 -1 इज 37 -21 प्लस 3 40 -21 इज 19। इसी तरीके से जब आप μ4 करोगे तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का पावर 4 बाई n करोगे तो ये आ जाएगा x -1 का पावर 4 बाई n। अब आप कहोगे मैम हमें तो पावर 4 का नहीं आता, तो आप एक काम करना ना, x -1 का स्क्वायर कर देना बाई n। बस हम ये कर देते हैं, वैल्यूज पुट आप खुद करोगे। एक बार जब x² + 1 - 2x आ गया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन में n। अब आपको पता है ना a + b + c का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सबको याद है, a² b² c² प्लस 2ab + 2bc + 2ac। उस वाले पे चलेंगे तो x⁴ बाई n प्लस 1 बाई मतलब n बाई n, 1 को करेंगे 1 -2 समेशन नहीं +2 समय क्या कर दिया, पहले इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 4x² बाई n। अब दिस इंटू दिस, तो 2 बाहर समेशन x² बाई n, दिस इंटू दिस -2 बाहर समेशन x बाई n। फिर फर्स्ट और थर्ड, तो -2 बाहर समेशन x³ बाई n। अब सबकी वैल्यू डाल दोगे, फोर्थ मोमेंट आ जाएगा, फिर आपको β1 निकालना है, β2 निकालना है, आप सब कुछ निकाल सकते हो। क्लियर बच्चे? इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है क्लास में कि आप क्लास में x क्या निकालोगे, मिडिल। हेलो बच्चे, आपकी आवाज़ वॉइस कट गई, फिर से पूछना। कहाँ पर फिर से, क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5? 4, 4 का कौन सा, μ4 वाला एक्सपेंशन, इसकी बात कर रहे हो? ठीक है, यहाँ देखो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पहले आप यहाँ देख लो, समेशन के अंदर ही a² b² c² यानी x⁴ + 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, फिर 2ab + 2 × x², फिर 2bc -4 × x प्लस फिर फर्स्ट और थर्ड 2x³ ये पूरा समेशन के अंदर में है और अपॉन में n। अब जब खोलेंगे तो पहला देखो x⁴ बाई n, 1 का 1 ही रहेगा तो n बाई n, 2x² का 4 बाहर आ जाएगा ना, 2x का होल स्क्वायर है तो 4 और x² बाई n, ये 2x² का 2 बाहर आ जाएगा x² बाई n, -4 बाहर आ जाएगा, माइनस किया मैंने, ओ -4 होगा यहाँ पर, समेशन x बाई n, फिर 2x³ है तो प्लस में क्यों लिया मैंने, माइनस होगा, -2x³ बाई n। अब क्योंकि समेशन ऑफ 1 जो है कांस्टेंट वो तो n होता है, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो यहाँ देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, मिडिल वैल्यू,
फिर डी हम लोग निकाल लेते हैं क्या, पहले आप एफ एक्स ही निकाल लेना, फिर मीन आपके पास आ जाएगा समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। उसके बाद से आप निकाल लेना एक्स माइनस एक्स मीन, फिर एक बार एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन, फिर एक बार एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, फिर एक बार एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का होल क्यूब, फिर एक बार एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का होल पावर 4। यहाँ पर समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का पावर 4, यहाँ पर आ जाएगा समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का होल क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। चारों का यूज़ करके म्यू1 ही डायरेक्टली आपका आ जाएगा समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन अपॉन में समेशन एफ, म्यू2 आ जाएगा समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाय समेशन एफ, म्यू3 इज इक्वल टू समेशन एफ टू एक्स माइनस एक्स मीन का होल क्यूब बाई समेशन एफ, म्यू4 इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स मीन का पावर 4 बाई समेशन एफ। चारों मोमेंट आ जाएंगे तो फिर आप बीटा 1 और बीटा 2 दोनों निकाल करके आप एक्सप्लेन कर दोगे कि वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक और उसमें कर्टोसिस में क्या नेचर है, ये भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है बच्चे, अब कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके उससे रहते हैं डिवोर से, उसके बाद से हमारा चैप्टर 1 का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। अब डिवोर की तरफ बच्चे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the number of contaminating particles on a silicon wafer prior to a certain rinsing process was determined for each wafer in a sample of size 100, resulting in the following frequency. नंबर हमें दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6, समझो मेन जो बात है वो 7 8 9 10। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है 1 2 3 12 11 15 18 10 12 4 12 4 5 और भी आगे 11 12 13 14, यहाँ दे रखा है 3 1 2 1। ठीक है, मतलब नंबर और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है। अब इनका कहना है what proportion of the sampled wafers had at least one particle? What proportion of the sampled wafers? तो प्रोपोर्शन निकालना है बच्चे, एटलीस्ट 5 पार्टिकल्स। ठीक है, वो तो बाद की बात है, पहले एटलीस्ट 1 पार्टिकल की बात कर लें। तो प्रोपोर्शन निकालना है बच्चे, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी का सम बताना जरा कितना आ रहा है। 1 2 3 3 6 12 6 18 18 और 11 29 29 और 5 34 और 10 44 44 8 52 और 10 62 72 74 और 10 84 84 और 4 88 और 5 93 96 97 और 300। वैसे 100 शायद दिया हुआ था। ओह, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चन में 100 दिया हुआ था। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ आ जाएगा 0.01 0.02 0.03 0.12 0.11 0.15 0.18 0.10 0.12 0.04 0.05 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01। अब इन्होंने जो बोला एटलीस्ट 1 वेफर, तो उसमें इन दोनों को सम कर देंगे। What proportion of the sampled wafers had at least one particle? Sorry, at least one है, मैंने at most one निकाल दिया ना। That's my fault। एक मिनट, at least one का मतलब है ये सब आ जाएगा, कम से कम एक वेफर होने चाहिए। तो बस इसको माइनस कर दो ना,
100 में से किसको माइनस कर दोगे? 1 में से। सबका सम कितना है? 1। तो जो प्रोपोर्शन बचा 1 माइनस 0.01 0.99, यानी 99% चांस है कि जो वेफर होगा उसमें एटलीस्ट वन क्या होगा? सैम्पल्ड वेफर्स हैड एटलीस्ट वन पार्टिकल, उसमें कम से कम एक पार्टिकल तो होगा ही होगा। समझ में आई बात सभी को क्या चल रहा है? ये हिस्टोग्राम वाला जो टॉपिक कराया था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी से हम लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चन। ऐसा कुछ चैप्टर 3 में भी यूज होगा और चैप्टर 2 में नहीं यूज होगा। 3 में रैंडम वेरिएबल है तो 3 में हम लोग ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो बेस यहाँ समझ में आ जाएगा, तो वहाँ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। एटलीस्ट 5, तो देखो एटलीस्ट 5 के लिए हम कहाँ से लेंगे? 5 से लेकर के 14 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम हम लोग माइनस कर देंगे। 1 माइनस 0.01 0.02 0.03 0.12 प्लस 0.11 प्लस 0. नहीं 5 है ना, तो बस यहीं तक 0.11 ये आ गया एटलीस्ट 5 के लिए। बी पार्ट में पूछा व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द सैम्पल्ड वेफर्स हैड बिटवीन 5 एंड 10 पार्टिकल्स, तो बिटवीन 5 एंड 10 पार्टिकल्स ये आ गया। इन सबको सम कर देंगे। स्ट्रिक्टली बिटवीन 5 एंड 10 पार्टिकल्स, स्ट्रिक्टली का मतलब है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ना 5 ना 10 नहीं लेंगे। स्ट्रिक्टली बिटवीन का मतलब होता है 5 और 10 नहीं लेना, उसके बीच की सभी वैल्यूज लेना है। और अगर रिलैक्स कर दिया है तो हम 5 और 10 भी लेंगे और उसके बीच की भी सभी वैल्यूज लेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ हिस्टोग्राम यूजिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्सिस, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का शेप हमें बनाना है और पहले इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम के लिए मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ क्लासेस का राइट हैंड थंब रूल से फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ क्लासेस का, जल्दी बताओ। ऐसे नहीं चलेगा क्लास, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड किया एटलीस्ट वो तो जवाब दे सकते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला क्या बताया था? रूट अंडर एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 100 यानी 10 क्लासेस बनेंगे। 10 क्लासेस बनाना है हमें और हमें स्टार्ट करना है 0 से लेकर के 14 तक। तो विड्थ ऑफ क्लास का फॉर्मूला भी मैंने बताया था। विड्थ ऑफ क्लास में क्या बताया था? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस, यानी 1.4 का क्लास बनाना है। यानी आपका क्लास बन जाएगा 0 से 1.4, फिर 1.4 से 2.8, फिर 2.8 से 4.2, फिर 4.2 से 5.6, मतलब 1.4 14 के टेबल में चलते चलोगे 5.6 से कहाँ तक? 7 तक, फिर 7 से 8.4 तक, फिर 8.4 से 9.8 तक, फिर 9.8 से 11.2 तक, फिर 11.2 से कहाँ तक जाना है हमें? 14 तक जाना है ना। 12.6 तक, और अब लास्ट आ गया 12.6 से लेकर के 14.0। इसके बीच में आपको फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी है। तो देखो तो जरा 0 से 1.4 के बीच में कौन कौन सा आ रहा है? नंबर 0 और 1 ये दोनों आ जा रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे 0.03। समझ में आई बात? सॉरी, फ्रीक्वेंसी लिखना, मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया। 1 और 2 ये दोनों आ जाएंगे इस क्लास इंटरवल में, तो 1 और 2 मिला करके 3। अब 1.4 और 2.8 में सिर्फ ये आ रहा है, तो 3। इसी तरीके से आप सारी फ्रीक्वेंसी लिखते चलोगे। 2.8 से 4.2 में देखना जरा, 2.8 से 4.2 में ये आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, तो 12 और 11 कितना हो गया? 3 और 3 33। 4.2 से 5.6 में, 4.2 से 5.6 में ये आएगा बस 15। 5.6 से 7 में ये भी आएगा और ये भी आएगा, 18 और 10 28। 7 से 8.4 में,
7 अगर इसमें इंक्लूड कर लिया तो इधर नहीं लोगे, 7 से 8.4 तो खाली 8 का आ जाएगा 12, 8.4 और 9.8। वैसे 7 को उसमें नहीं लेना चाहिए था कि क्लास का जो स्टार्टिंग होता है ये इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो 5.6 और 7 के बीच में सिर्फ 6 आ रहा है, 18 होगा, और ये 10 और 12 दोनों ऐड होकर के पहले इधर 18 मुझे लिखने, यहाँ पर करेक्शन कर लो। 7 से 8.4 में 7 इसमें आएगा, तो 7 और 8 दोनों आएंगे, तो 10 और 12 कितना हो गया 20, 8.4 से 9.8 में, 8.4 से 9 खाली ये आएगा 9 आएगा, 9.8 से 11.2 में ये आएगा, और 11.2 538 8 आ गया, 11.2 से 12.6 में, 12.6 में खाली ये आएगा 12 आएगा, 1 आ गया, 12.6 से 14 में, 12.6 से 4, अब 14 को ले लेंगे क्योंकि 14 को आगे नहीं ले सकते, 1 2 1 कितना आ गया 4, अब 14 से आगे नहीं है ना तो इतना ही ले लेंगे। अब इसका बना देंगे हम लोग हिस्टोग्राम, बना दो और देख लो ये किस टाइप का है, 1.4.8 फिर ठीक है। अब 0 से 1.4 के बीच में 3 आ रहा है, कहाँ तक जाना है हमें मैक्सिमम, 33 तक जाना है। ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25, हो गया 30, ये हो गया 35। तो 0 से 1.4 के बीच में 3 है, फिर 1.4 से 2.8 के बीच में भी 3 है, फिर इसके बीच में सीधा 33 है, फिर 2.4.2 से 5.6 के बीच में 15 है, 15 के बाद 18 है, 18 के बाद 22 है, 22 के बाद 9 है, 9 के बाद 8 है, 8 के बाद 1 है, 1 के बाद 4 है। अब देखो मैक्सिमम तो यही है ना, तो इसका अगर सब का मिड पॉइंट अगर आप ज्वाइन करोगे तो ग्राफ का शेप क्या बन रहा है, देखो ग्राफ का शेप क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना। एक मिनट थोड़ा सा और रफ बनाते हैं, लाइक दिस वे। तो ये यूनी मॉडल है क्योंकि बस एक यहीं पर मॉड है, दिस इज यूनी मॉडल ग्राफ। और स्क्यूनेस और कर्टोसिस इसका हम नहीं बता सकते, पॉजिटिवली स्क्यूड तो लग रहा है क्योंकि कुछ ऐसा आ रहा है, एक मिनट, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ज़्यादा है ना इस साइड एरिया, तो दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड। ऐसा ही क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता था, अब तो हट गया है खैर। अब देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने क्लास में करा रखा है, सेम टू सेम जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास में कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिम्ड मीन, और ये आप कॉन्सेप्ट की क्लास में देख सकते हो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 डन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में और स्टैंडर्ड डिवीजन में हम लोगों ने किया हुआ है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में डन है। तभी मैंने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन का ना मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज आपको लर्न करने को कहा है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में डन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप कर सकते हो, ट्रिम्ड मीन निकालना है और ये सब कुछ, इसका बी पार्ट हम करा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डेटा दे रखा है 15, 13, 18, 14.5, 12, 11, 8.9, 8। इनको पहले बच्चे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो बताना सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 8 दिख रहा है ना? 8 के बाद 8.9 ये हो गया। अब है 11.0, उसके बाद से 12.0, उसके बाद से 13, उसके बाद से 14.5, उसके बाद से 15 और उसके बाद से 18। अब इन्होंने कहा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द सैंपल मीन, सैंपल, मीडियन एंड 12.5% ट्रिम्ड मीन। तो मीन तो आप निकाल सकते हो, इजी है। और एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। एन इज इक्वल टू 8 है बच्चे, तो मीडियन इज इक्वल टू इवन के टर्म्स में क्या हो जाता है? 8/2th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। 8/2th यानी 4th टर्म, 5th टर्म बाई 2। 1 2 3 4th 5th। 12 प्लस 13/2 कितना हो जाएगा? 12.5। मीडियन आ गया। ट्रिम्ड मीन कितना? 12.5%। तो 12.5% ऑफ एन इज इक्वल टू 8 कितना हो जाएगा? ये 12.5 से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे आ गया 10, 25 4 जा, 25 5 जा, 5 2 जा, 2 4 जा, ये क्या आ गया? एक मिनट, ये 1 आ गया क्या सॉल्व करके? अच्छा, तो बस हमें करना क्या है बच्चे कि इसका फर्स्ट जो है 1 वो हटा देना है, इसका ये हटा देना है, जो बच गया उसका मीन निकाल देना है। दैट विल बी योर 12.5% ट्रिम्ड मीन। बी पार्ट जो है उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। बी पार्ट में पूछ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को कितने से इंक्रीज करेंगे ताकि मीडियन पे कोई फर्क ना पड़े। मुझे ये बताओ कि मीडियन तो इन दोनों का सम था। मीडियन किसका किसका सम था? इसका और इसका सम था। तो अगर सबसे छोटी वैल्यू को हम अगर 10 कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ आ जाएगा। 11 कर दें तो भी यहाँ आ जाएगा। 11.9999 कर दे तो भी 12 के पहले ही रहेगा। ये हमारे मीडियन को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 12 या 12 से ज़्यादा आ गया तो 12 फिर खिसक करके इधर आ जाएगा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, मतलब वैल्यूज चेंज हो जाएगी, तो मीडियन पे फर्क पड़ेगा। यानी मैक्सिमम 8 कैन बी अप टू 12। 12 भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2/12 लिख दिया जाएगा, फिर भी बात वही रहेगी। तो दिस कैन बी 8 कैन बी रिप्लेस्ड with maximum up to 12, with maximum up to 12। 12 तक ही मैक्सिमम इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो अब आप कर सकते हो, ट्रिम्ड मीन निकालना है। 5 तो आप खुद ही करना। 6 में सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड और सैंपल रेंज, सैंपल वेरिएंस, ये सब तो आप अपना करोगे। एक मिनट रुक जाओ। 6th 7th 8th 9th 10th आज शायद खत्म ही हो जाएगा चैप्टर 1 का असाइनमेंट ना, तो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है हमें एक्स की। आप बस मेथड समझ लो। दिस सैंपल रेंज, इसमें से हम मैक्सिमम देख लेंगे। मैक्सिमम कितना है देख करके बताओ तो जरा। 49.3 मुझे लग रहा है। ठीक है, 49.3। और मिनिमम कितना है? 9.8 भी मिल गया, 26 भी मिल गया, 3 भी मिल गया। 23 से नीचे कोई नहीं है ना? 23.5। तो रेंज जो निकालना है ये हो जाएगा 49.3 माइनस 23.5। सैंपल वेरिएंस निकालना है। तो एक चीज और मैंने आपको बताया या नहीं बताया, ध्यान में रख लेना। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बताया है, ठीक है, मुझे याद आ गया। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n-1 करते हैं, और यही सैंपल वेरिएंस का भी फॉर्मूला हो जाता है। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n-1। अब देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में तो हम लोग कर रहे थे, रेंज आ गया था। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया था कि सैंपल के लिए n-1 होता है, पॉपुलेशन के लिए n होता है।
समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है, x माइनस एक्स मीन का पहले निकालना है, फिर x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर निकालना है, फिर आपको यहाँ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर का सम मिल जाएगा। फिर n कितना है हमारे पास, जो भी होगा उसमें से एक माइनस करके उससे डिवाइड कर देंगे। सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद से स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अंडर रूट कर देंगे एस स्क्वायर को। फिर एस स्क्वायर यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड यही है, रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाय एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है शॉर्टकट मेथड। तो आप ये वाला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। The first four deviations from mean in a sample n is equal to 5, n is equal to 5 है, ध्यान से देखो। पहला डेविएशन दे रखा है x, x माइनस एक्स मीन में पहला दे रखा है 0.3, दूसरा दे रखा है 0.9, फिर है 1.0, फिर है 1.3 और फिफ्थ डेविएशन हमें नहीं पता, इसको मान लो कुछ भी। क्या मान लोगे? अल्फा। इन्होंने बोला कि आप अल्फा की वैल्यू निकालो और n इज इक्वल टू 5 है, 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में कि सारे डेविएशन का सम क्या होता है? 0। तो ये 0 होगा, यानी अल्फा प्लस 0.3 प्लस 0.9 प्लस 1 प्लस 1.3 प्लस अल्फा तो लिख ही दिया मैंने, इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू 931.2 और 1.2 और 1.3 कितना हो गया? 2.5 और 1 3.5, तो 0 माइनस 3.5, दिस विल बी माइनस 3.5, तभी जाकर के सब क्या हो जाएंगे? 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। Let xn bar Sn square denote sample mean and variance for the sample this and this denote the quantities when an additional observation is added to the sample। बच्चे ये बहुत लेंदी प्रूफ है इसका, और ये मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कराया हुआ है पिछले साल। कर तो लिया ये, give a sample for which these are the 5 observations। अच्छा, सैंपल अब निकालना है, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो देखना जरा, कोई भी x निकाल लो जिसके लिए सैंपल मीन का तो पता लग ही सकता है ना। x माइनस एक्स मीन अगर इतना है माइनस 3.5 और प्लस 3.5, कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। का डेविएशन 0.3 0.91, डेविएशन कितने का चल रहा है? 0.3 से 0.96 है। ये तो अपनी मर्जी के ऊपर है, जैसे मैंने 10.3 बना दिया, ठीक है, फिर 10.9 बना दिया, और एक्स मीन हम लोग मान लेते हैं 10 है। एक्स मीन 10 के साथ एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम कर लो, डेटा हमें बनाना है, तो फिर ये हो जाएगा 11, फिर मीन प्लस, तब ये 1.3 प्लस 10 11.3, ऐसे आप किसी के भी साथ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर आ जाएगा 6.5। कोई बच्चा चाहे तो मीन इज इक्वल टू 5 लेकर के भी सैंपल बना सकता है, कोई चाहे तो मीन इज इक्वल टू 20 लेकर के भी सैंपल बना सकता है, उसमें 5 वैल्यूज हमें चूज करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो इस डेविएशन में बस आप मीन को क्या करते चले जाओगे? ऐड करते चले जाओगे, आपको सैंपल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत लंबा प्रूफ है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, वैसे अब जरूरी नहीं है इसका, पहले तो जरूरी होता था तो हम लोग कराते थे, तो लास्ट ईयर के कॉन्सेप्ट के लास्ट क्लास में आप देख सकते हो। लास्ट ईयर कॉन्सेप्ट क्लास में ये, या असाइनमेंट क्लास में आपको मिल जाएगा। लास्ट वाला देखना है, लास्ट कॉन्सेप्ट क्लास या लास्ट असाइनमेंट क्लास, इसी में आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं एक जगह मैंने ये कराया हुआ है। अभी नहीं कराना है, बेकार का, ये सिर के ऊपर से भी चला जाएगा और टाइम वेस्टेज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ से इज द क्वांटिटी मिनिमाइज्ड, ये भी प्रूफ हमने किया हुआ है, समेशन ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर इज मिनिमाइज्ड, ये प्रूफ मिलेगा आपको, प्रूफ सेकंड इन स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, वहाँ कराया हुआ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस इज मिनिमम इफ डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन।
अब विच इज मिनिमम, इन्होंने पूछा है एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर मिनिमम होगा या फिर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो बच्चे देखें आप लोग, मीन जो होता है ये सैंपल मीन होता है और म्यू जो होता है ये पॉपुलेशन मीन होता है। तो हमारा डेटा जो है वो सैंपल का है, डेटा इज फ्रॉम सैंपल नॉट फ्रॉम पॉपुलेशन। तो अगर डेटा सैंपल से है तो यही मिनिमम होगा, तब पॉपुलेशन वाले मीन से डेविएशन क्यों लेंगे? अगर सैंपल में 50 वैल्यूज हैं तो उसी के मीन से हम लोग माइनस करके स्क्वायर करके सम करेंगे तो वही मिनिमम आएगा, क्योंकि म्यू फिर उसके लिए डिफरेंट हो जाएगा ना पॉपुलेशन के हिसाब से। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन चैप्टर 6 के बाद आप ये सारी बातें समझने लगोगे। नेक्स्ट है, लेट ए एंड बी बी कांस्टेंट एंड लेट वाई आई इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी। अब हमें रिलेशनशिप देखना है। तो बच्चे ये रिलेशनशिप हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है, ए एक्स आई बार प्लस बी और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू ए इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स आई। ये दोनों आपको मिल जाएंगे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में मिल जाएगा आपको। बी पार्ट, a sample of temperatures for initiating a certain chemical reaction yielded a sample average degree ठीक है, 87.3 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये एवरेज है, अच्छा ये एवरेज है और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.04। व्हाट आर एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो बच्चे आपको फ़ारेनहाइट का स्केल वाला याद है फॉर्मूला, 9/5 C + 32। किस किस को याद है ये? 9th क्लास से ही आप पढ़ते चले आए होंगे। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर C का एवरेज पता है तो F का एवरेज कितना हो जाएगा? 9/5 इंटू सी का एवरेज प्लस 32 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ F कितना हो जाएगा? 9/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेंटीग्रेड। तो F का फ़ारेनहाइट का कितना आ जाएगा बताना? मीन 9/5 इंटू सी एवरेज इज 87.3 प्लस 32 और इधर आ जाएगा 9/5 और स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है 1.04। सॉल्व कर दो, वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चे, तो इतना था पूरा हमारा असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का असाइनमेंट कर लिया। सिर्फ एक बहुत लेंथी क्वेश्चन था, उसको मैंने छुड़वा दिया है क्योंकि उसका प्रूफ नहीं आएगा अगर चैप्टर 1 कट चुका है तो। फिर भी अगर आप कहते हो नहीं मुझे तैयारी करनी है, मुझे पिछले बैच वाले के इक्विवेलेंट बनना है इंटेलिजेंस में या जो भी है नॉलेज में, तो आप उसको पिछले साल वाले वीडियो से देख सकते हो। बाकी चैप्टर 2 से तो बिल्कुल सेम टू सेम है। चैप्टर 1 में बस सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया, फिर आगे सेम टू सेम सिलेबस है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। फिर नेक्स्ट में पीपी के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। पीपी में आप चाहो तो पढ़ो, नहीं चाहो तो नहीं पढ़ो। वैसे हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि जो बच्चे सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं या जिनको इंटरेस्ट नहीं आता है स्टैट्स में या माइक्रो मैक्रो पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप माइक्रो मैक्रो पे वो टाइम लगाओगे तो अच्छी बात है, चैप्टर 1 का पीपी करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा तेज होता है, कंसंट्रेशन लेवल तेज होता है, उनके पास टाइम ही टाइम बच जाता है, चाहे जितना भी बर्डन डाल दो ना वो कर लेते हैं। वैसे बच्चे चैप्टर 1 का पीपी देख लेंगे। ये आपके इस एग्जाम में काम नहीं आएगा लेकिन आगे के किसी ना किसी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है बच्चे, तो सेमेस्टर 3 के लिए चैप्टर 1 का पीपी जरूरत नहीं है, लेकिन आगे के लिए आफ्टर इको ऑनर्स चैप्टर 1 का पीपी का जरूरत पड़ेगा। आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।